Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 4. Children, this is your science book and the name of your book is Science Horizon, Inspiring Tomorrow's Innovators. So children, today we are going to start with chapter number 10 of your book and the name of the chapter is Force, Work and Energy. So let's start with the chapter. In this chapter, we are going to learn about force, machines, work and energy. We often use terms like work, force and energy. हम ऐसे terms को, ऐसे words को use करते रहते हैं. Now let us understand what these terms mean in science by these simple example. So here we are going to learn about simple examples, जिससे हमें पता चलेगा कि ये तीनों चीजें हैं क्या. Arun is pulling the chair along the floor. So अरुण क्या कर रहा है? उसके हाथ में एक चेयर है जिसे वो क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, मीन्स खींच रहा है. As the chair moves across the room, जैसे ही वो चेयर जो है रूम में घूम रही है, we say that work is being done. हम क्या देते हैं कि काम हो चुका है. The pull of is the force the boy is using on that chair. So pull क्या है? वो फोर्स है जो बच्चा लगा रहा है उस चेयर पे. Moving a heavy chair would need more force than a lighter chair. So अगर चेयर हैवी है तो उसमें उसे ज़्यादा ताकत लगानी होगी, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, और अगर चेयर हल्की है तो उसे कम ताकत लगानी होगी. The food he had eaten earlier gave him the energy to produce the force. So जो भी फूड उसने खाया था पहले, उसने क्या दिया? उसे बहुत सारी एनर्जी दी जिससे वो फोर्स को लगा सका. So we know now that the energy produce the force which does the work. So एनर्जी क्या करती है? वो फोर्स को प्रोड्यूस करती है जिससे कि वो काम हो जाता है. तो एनर्जी ने फोर्स को प्रोड्यूस किया और फोर्स ने उस काम को कर दिया. So these three are interdependent on each other. Now let's learn about force. One day Rajan and his friends went to the park. So एक दिन की बात है, राजन और उसके कुछ फ्रेंड्स जो है पार्क में गए. For playing, they saw a large rock lying there. उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उनके पास पड़ा हुआ है. Rajan tried very hard to move the rock, but he could not. So राजन ने बहुत ताकत लगाई पर वो उस रॉक को हिला नहीं पाया. The two of his friends also came. अब दोनों फ्रेंड्स आ गए उसके. Now the three of them tried together to push the rock out of the park. अब तीनों ने मिलके जो है उस रॉक को उस पार्क से बाहर निकाल दिया. After that all of them felt tired. अब इसके बाद जो तीनों थे वो थक गए. Do you know why? क्यों थक गए वो लोग? Because all three of them used force to put the rock. क्योंकि तीनों ने अपना फोर्स जो भी था उनके अंदर उसे यूज किया ताकि वो उस रॉक को पुश कर सके. Here are some examples of force. A girl with a flying disc. So एक गर्ल है जो फ्लाइंग डिस्क के साथ खेल रही है, तो उसने क्या किया? फोर्स को अप्लाई किया. A boy pulling a door. डोर को पुल करने में फोर्स को अप्लाई कर रहा है वो. Nurse pushing व्हील चेयर. नर्स क्या कर रही है? व्हील चेयर को धक्का मार रही है, पुश कर रही है. What can force do? फोर्स क्या कर सकता है? A football is on the ground. A player kicks it. It starts moving. Force is needed to move an object. So force क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से मूव कर सकता है. तो एक फुटबॉल थी ग्राउंड में पड़ी हुई थी, एक बच्चा आता है उसे किक करता है और फुटबॉल अपनी जगह से उड़ के दूसरे डायरेक्शन में चली आती. कैसे हुआ? क्योंकि फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को उस जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया. In the game of cricket, a fielder stops the incoming ball with his hands. So एक फुटबॉल में आपने देखा होगा कि जो प्लेयर होता है वो किसी भी बॉल को आते समय अपने हाथ से पकड़ लेता है. Force is needed to stop a moving object. So किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी हमें फोर्स चाहिए. In the game of badminton, you change the direction of the shuttlecock by hitting it. So game जब हम खेलते हैं बैडमिंटन का,
तो जो शटल कॉक है उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं हम कैसे, बाय अप्लाइंग फोर्स। अब यू कैन सी दिस पार्ट इज हिट बाय दिस बैडमिंटन, और जैसे ये गर्ल इसे मारेगी तो क्या होगा, द कॉक की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वो ओपोनेंट के पास चली जाएगी। फोर्स इज नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने पढ़ा फोर्स चाहिए किसी चीज को मूव करने के लिए, किसी चीज को स्टॉप करने के लिए, ऑल्सो किसी चीज की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। When you squeeze water out of a towel, so towel में से जब आप पानी को squeeze करते हैं, निचोड़ते हैं, the shape of the towel changes. Towel की shape change हो गई। Force is needed to change the shape of an object. तो किसी object का shape भी force change कर सकता है। Now types of force. कौन कौन से types of force हैं? Let's learn. The first is the muscular force. Man and animals use their muscles to apply force. So ये जो human beings हैं या फिर जो animals हैं ये अपने muscles को use करते हैं to apply force. So the force applied by them is called muscular force. So ये जो force ये लगाते हैं उसे हम muscular force कहते हैं। Whatever activity we do, for example, writing, running, talking and walking, we do it by applying muscular force. So जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, लिखने का काम, रनिंग हो, किसी से बात करना हो या फिर चलना हो, ये सारी चीजें कब होती है, जब हम मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं। Now the next force that we are going to learn is gravity. If you throw a ball up into the air, then it falls back to the ground after some time. So अगर हमने कोई बॉल लिया और उसे ऊपर उछाला तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो वापस ग्राउंड में आएगा या हमारे हाथों में आएगा। Why does it fall? वो जो बॉल हमने ऊपर उछाली थी वो नीचे क्यों आ रही है? Why doesn't it keep on going up? वो ऊपर ही क्यों नहीं जा रही है? This is because the earth has a special force that pulls any object towards its center. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अर्थ है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच के लाती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री फॉल टू द ग्राउंड। जो भी लीव्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं पेड़ों से, वो कहाँ गिरते हैं? ग्राउंड में। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। When a thing slips out of your hand, अगर कोई चीज गलती से आपके हाथ से गिरती है तो क्या होता है? It falls to the ground, वो ग्राउंड में गिर जाती है। All this happens because of the force of gravity. ये सारी चीजें क्या होती हैं? ग्रेविटी के फोर्स की वजह से। Now the next thing that we are going to learn is friction. अब friction क्या होता है? If you roll a ball on the ground, अगर आपने कोई बॉल लिया और उसे ग्राउंड पे सिर्फ रोल करना है, इट स्टार्ट्स मूविंग, वो मूव करने लगता है, बट इट स्लोज डाउन एंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रुकने लगता है और लास्ट में वो रुक जाता है। व्हाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट मूव। सो एक फोर्स है जो उस बॉल और उस सरफेस के बीच में है, जिसकी वजह से वो बॉल को रोक रहा है। This force acts in the opposite direction. ये फोर्स उल्टे डायरेक्शन में चलता है of the moving object. तो अब अगर आप बॉल इस डायरेक्शन में चल रहा है तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा and resists its movement, और उसकी मूवमेंट को रोकता है। This force is called friction, और इस फोर्स को ही हम फ्रिक्शन कहते हैं। It is because of the friction that we are able to walk on the road without slipping or falling down. So इसी फ्रिक्शन की वजह से हम रोड पे आसानी से चल पाते हैं बिना स्लिप किए या गिरे। The force of friction is less on a smooth surface. So जो भी फोर्स होता है फ्रिक्शन का वो कम होता है किसी भी स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि आइस and more on rough surface like a carpet. So आइस पे जो फोर्स होता है वो कम होता है, लेकिन अगर किसी कारपेट पे चलेंगे, रफ सरफेस पे चलेंगे तो जो फोर्स जो है ज्यादा लगता है। Now let's learn about elastic
force. Elastic rubber band you have seen. So elastic force क्या होता है? Some objects like springs, rubber bands and catapults have a special property. So कुछ objects होते हैं जैसे कि spring होता है, rubber band होता है या फिर catapult होता है, इसकी कुछ अलग ही property होती है. If you stretch or compress them and release, they regain their original shape on their own. So अगर हम इसे compress करें, दबाएं या फिर इसे release करें तो क्या होगा? ये थोड़ी देर बाद अपनी proper position में आ जाते हैं. This property is called elasticity और इसी property को elasticity कहते हैं. If you compress a spring with your hand, अगर आपने किसी spring को लिया और अपने हाथ से उसे दबा रहे हो, compress कर रहे हैं, you will feel a force in your palm. आपको ऐसा लगेगा कोई चीज आपके palm को means क्या कर रही है? Force provide कर रही है. This is elastic force और यही है elastic force. Besides these forces, there are some other forces too. इनके अलावा भी कुछ forces हैं. For example, mechanical force, magnetic force and electrostatic force, which we shall study in higher classes. So इसके अलावा भी कुछ forces हैं. These forces, about these forces we are going to study in our higher classes. Now, the next topic that we are going to learn is work. In our daily lives, we often use the word work. अपने daily life में हम एक word use करते हैं और उसका नाम है work, काम. However, in science, the meaning of work is slightly different from the meaning in our day-to-day language. So, काम हम वैसे तो कहते हैं, लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो वर्क का मतलब काम नहीं होता है. In scientific terms, when we apply force to an object and the object either moves a distance or stop, we said that the work is done on the object. So scientific term में जब हम किसी चीज के ऊपर ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करती है या फिर रुक जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है. Here you can see the picture of a man pushing a wall. एक आदमी है जो वॉल को पुश कर रहा है. A woman standing with a box on her head and also a man moving with a box on his head. Even if you push a wall with your force, अगर हमने किसी वॉल को, दीवार को अपने पूरा फोर्स लगा के अगर हमने पुश किया, it does not move, वो मूव नहीं करती. क्या वो मूव करेगी? No, it will not move. In this case, however tired you may be feeling, you have not done any work in the scientific terms. So इस केस में अगर आपने चाहे कितनी भी मेहनत लगाई, चाहे कितनी देर तक भी मेहनत करते रहे, लेकिन आपने कोई भी वर्क नहीं किया, ये कहा जाएगा. Similarly, suppose a woman standing with a heavy box on her head. एक woman है जो अपने सिर पे जिसने heavy box रखा है. Even if she stands in the same position for the whole day, she has not done any work. अगर वो lady पूरे दिन उसी पोजीशन में खड़ी रही, बॉक्स को अपने सिर पे रख के, तो भी ये कहा जाएगा कि उसने कोई भी वर्क नहीं किया है. If a man takes that box from one place to another, he has done some work. So अगर कोई आदमी उसी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो ये कहा जाएगा that man has done some work. तो इसका मतलब है कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो you can say the place should change. Now let's learn about machines. There are some tasks that which cannot be done by muscular force alone. So कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सिर्फ अपने muscular force से नहीं कर सकते. For doing such tasks, we use various types of tools and instruments. With their help, we can do different tasks easily. So ऐसे टास्क को करने के लिए हमें जो है कुछ टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से हम किसी भी डिफिकल्ट टास्क को बहुत ईजिली कर सकते हैं. These tools and instruments are called machine. और ऐसे टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट को हम मशीन भी कहते हैं. Machines make our work easier by. मशीन हमारे काम को ईजी कर सकते हैं. कैसे? इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड बाय अस. ये हमारे जो भी फोर्स होता है उसे इंक्रीज कर देते हैं.
चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो भी डायरेक्शन है फोर्स का उसे चेंज कर देते हैं, एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क, और वर्क के स्पीड को चेंज कर देते हैं। वी यूज अ वैरायटी ऑफ मशीन्स, सम ऑफ देम आर वेरी सिंपल while some are very complex. So हम बहुत सारे मशीन्स को यूज करते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मीन्स बहुत ही आप कह सकते हो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत हार्ड होता है उन्हें चलाना। बट ऑल द कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर मेड अप ऑफ मेनी सिंपल मशीन्स। सो ये जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स है ये बहुत सिंपल मशीन्स को ही मिला के बनते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन्स। The first is lever. So here a lever is a long rod which rests on a support. So ये एक लंबी सी रॉड है जो किसी सपोर्ट पे रेस्ट करती है। It is used to lift weights, cut things और open lids. ये चीज़ों को उठाने के काम आती है, चीज़ों को कट करने के या फिर lids को ओपन करने के काम आती है। Scissors, bottle openers, pliers, tongs and nutcrackers are some example of the lever. So children, here some examples are given. You have to learn them. A seesaw is also a lever. You can understand how a small child lifts up a heavier child on a seesaw. So आप देख सकते हो कि कैसे एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को लेवर पे, इस सीसॉ पे आराम से उठा लेता है। Now the next is pulley. A pulley has a grooved wheel and a rope runs on the groove of the wheel. So pulley में जो है एक wheel होता है और उसके थ्रू एक rope जो है जाती है, जिसकी मदद से, उस pulley की मदद से जो है rope जो है सारे डायरेक्शन में घूम सकती है। It is used to lift weight, to hoist flag. So ये weight को lift करने के और flag को hoist करने के काम आती है। To draw curtains, draw water, move elevators, etc. Now the next is wheel and axle. A wheel and axle is made up of two circular objects. And one large object is called the wheel and the small object is called the axle. A bicycle pedal, a steering wheel and a screwdriver are some examples of a wheel and axle. Here children, you can see the picture of the three that we have learned. Lever, किसी भी साइड में आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो इसे easily कैरी कर सकता है। The next is pulley. Here this is a circle जिसमें आप एक रोप लगा देंगे, and here the next is wheel and axle. So यहाँ पे wheel है और बीच में ये axle है जिससे wheel आसानी से move कर सकता है। Now let's learn about the inclined plane. So inclined plane क्या होता है? An inclined plane is a surface. Here you can see this is a picture of inclined plane. अब आप देखिए कोई चीज़ ढलान में ऐसे रखी हुई है, अब यहाँ से आप आराम से चीज़ों को ऊपर लेके जा सकते हैं with this inclined plane. So inclined plane is a surface that is raised on one end. ये surface है एक तरफ से उठा हुआ होता है and it makes it easier to move heavy objects up or down. So इसकी मदद से हम heavy objects को up या down आराम से कर सकते हैं। Instead of lifting something heavy straight up, you can push it up on an inclined plane with less force. So किसी चीज़ को लिफ्ट करने की जगह पे किसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, उसे आराम से आप इसमें जो रोल करके भी ले सकते हो। यू कैन पुश इट इन द इंक्लाइन प्लेन विथ लेस फोर्स। सो इंक्लाइन प्लेन से आप आराम से उस चीज़ को ले जा सकते हो दूसरे प्लेस पे। नाउ द नेक्स्ट इज screw. Here is a picture of screw. You have seen this in your home. A screw is an inclined plane wrapped around a cylinder which has a sharp pointed end. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्क्रू है ये भी एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें ये एक सिलेंडर होता है और इसमें आप देख सकते हो ऐसे जो है ये इंक्लाइन प्लेन्स बने हुए होते हैं जिसमें हम आराम से जो है इसे ड्रिल कर सकते हो
या किसी चीज में आप लगा सकते हो. It looks like a nail which grooves cut into it. When a screw is turned with a help of a screwdriver, it rotates and moves forward. So जैसे हम स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से घुमाते हैं तो क्या होता है, वो रोटेट करती है और आगे की तरफ बढ़ पड़ती है. It is used to fix things together. और ये दो चीजों को एक साथ फिक्स करने के काम आती है. Now the next thing that we are going to learn is wedge. A wedge is an object with a sharp edge on one side. So wedge जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक कोना जो है शार्प होता है. And on other side a blunt edge on the other side. और दूसरा साइड जो होता है, ये कोना तो शार्प है पर यहाँ का जो कोना है वो ब्लंट है, मीन्स शार्प नहीं है. It is shaped like two identical planes attached back to back. So ऐसा लगता है कि दो identical planes हैं जो एक साथ अटैच है. It is used to cut things. ये चीजों को कट करने के काम आता है. A knife and an axe are example of a wedge. So knife और जो आपके axe हैं, ये दोनों के example हैं एक wedge के. Now let's learn about energy. Energy is the ability to do work. We feel tired after doing work and go to take rest for some time. So हम जो है टायर्ड फील करते हैं और जब टायर्ड हो जाते हैं तो हम रेस्ट करते हैं. It is because we spend energy while doing work. ऐसा क्यों होता है? तब होता है जब हम जो है एनर्जी को यूज करते हैं वर्क को कंप्लीट करने में. By taking rest we regain energy. और रेस्ट लेने के बाद हम एनर्जी को वापस गेन कर लेते हैं. There are various forms of energy such as heat, light, sound and mechanical energy. So बहुत सारे forms हैं एनर्जी के, जैसे कि heat, light, sound and mechanical energy. They can change from one form to another. और ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. Now let's learn about the sources of energy. अभी तो हमने पढ़ा एनर्जी क्या होती है. Now we are going to learn कि कौन कौन से सोर्सेस है जहां से हमें एनर्जी मिलती है. So the first is the sun. The sun is the main source of energy on the earth, and the energy that we get from the sun is called the solar energy. So sun जो है मेन फॉर्म है एनर्जी का, और sun जो एनर्जी हमें देता है उसे हम कहते हैं solar energy. Plants use this energy to make their food, and all living things eat this food to obtain energy. तो प्लांट इस एनर्जी को यूज करता है अपना फूड बनाने के लिए, और लोग इसे खा के इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेते हैं. वी ऑल्सो गेट हीट एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम सन. सो ये दो एनर्जी हमें मिलती है सन से. सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स एंड सोलर कुकर. सो सोलर एनर्जी जो हम सोलर हीटर और सोलर कुकर में भी यूज करते हैं. नाउ लेट्स अबाउट द वाटर एनर्जी. Moving water has a lot of energy. To use this energy, we build dams on river. So जो water होता है जब वो move करता है तो उसके अंदर बहुत सारी energy होती है, और ऐसी energy को हम क्या करते हैं, बड़े से dams और rivers में जो है conserve करके रखते हैं, उसे save करके रखते हैं. When gates of dams are opened, water rushes down with great force. और जैसे इन डैम्स के जो गेट को खोला जाता है, these are the gates, जैसे इन्हें खोला जाता है तो पानी बहुत ही फोर्स के साथ गिरता है. This water turns turbines and hydroelectricity is produced. और ये वाटर जो क्या करता है, टर्बाइंस को टर्न करता है जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. Now the next is wind. Moving air is called wind and also has energy in it. So जो wind है, जब वो बहुत तेज चलती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. Wind energy is used to move the blades of windmill. So windmill के जो blades होते हैं, ये blades जो है wind energy से move करते हैं. Running windmill blades are used to pump water and produce electricity. So ये जो windmill के blade हैं, ये जो है water को pump करते हैं और जिससे energy produce होती है. Now the next is earth. The interior of the earth is very hot. अर्थ जो है अंदर से बहुत ज़्यादा हॉट है. This stored
This stored heat energy is used to produce electricity. और ये जो heat energy है इससे ही electricity हम बना सकते हैं. This is called geothermal energy और इसे हम geothermal energy भी कहते हैं. Now children, let's recall what we have learned. Force is needed to move an object. So किसी भी object को move करने के लिए we need force. All tools and instruments are machines. Energy is the ability to do work. Machines make our work easier and faster. Sun is the main source of energy on the earth. The force of friction helps us to walk without slipping. Force is also needed to change the shape of our object. Springs, rubber bands and catapults show force on elasticity. Now let's answer the following questions. What is force? This children, answer on your own. Define and explain work. This also you have to see from the book and answer. How are machines useful to us? Machines make our work more easier, and there are few works that we cannot do with muscular energy. For that, we need the machine that can make our work easier. What is geothermal energy? This you have to write on your own. And I am going to give you a few points. Geothermal energy is produced from earth. Earth is responsible for this. Rest, write it on your own. What is elasticity? So whenever we pull any object or compress any rubber band, what happens? It comes back to its original shape, and this is called elasticity. So children, I hope you have understood the chapter, and if you have any queries, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay elated.